जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं राज ऑलआउट स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने प्रश्नावली 6.1 खत्म कर दिया और प्रश्नावली 6.2 स्टार्ट किया है। उससे सबसे पहले दोस्तों हम क्या किए, प्रमेय टोटल दोस्तों प्रमेय 6.6 प्रश्नावली टोटल जो प्रश्नावली एक बार मैं बता देता हूँ। टोटल प्रश्नावली 6.5 तक है, ठीक है। प्रश्नावली तो 6.6 तक है, लेकिन ये 6.6 ये ऐच्छिक है, जो कि प्रश्नावली ये प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, वहाँ पर लिखा भी गया है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो प्रश्नावली टोटल जो त्रिभुज आपका 6.5 तक है, टोटल त्रिभुज आपका 6.5 तक है। तो अभी हम 6.1 हम खत्म कर दिए हैं। तो 6.1 जिसने भी नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है कि जब त्रिभुज अभी हम पढ़ रहे हैं तो आपको जो मैं पढ़ाऊँगा कुछ भी आइडिया नहीं लगेगा। अगर आप पढ़े हैं, जो वीडियो इसका हो चुका है त्रिभुज का, 2 वीडियो हो चुका है, 3 वीडियो हो चुका है। एक तो परिचय वाला वीडियो त्रिभुज से वगैरह क्या होता है कि कोई भी चैप्टर में स्टार्ट करते तो उसका पहले बेसिक पढ़ते, तो वो सब हमने क्लियर कर लिया। तो उसको उसका जो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा कक्षा 10 गणित त्रिभुज के नाम से, तो वो आपको देखना सबसे पहले बहुत ही जरूरी है। अगर वो नहीं देखते हैं तो जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो वीडियो आके जाके देखिए, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है जो काम आएगा इसमें, वो आपको बहुत जरूरी है। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम, जैसे कि आपको दिख रहा होगा थेल्स प्रमेय का विलोम। तो थेल्स प्रमेय का विलोम यानी कि थेल्स प्रमेय का इन्वर्स होता है, उसको हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले तो थेल्स प्रमेय जानना आपको बहुत जरूरी है। तो थेल्स प्रमेय हमने कल के वीडियो में ही बता दिया। तो थेल्स प्रमेय एक बार आप देख लीजिए, कल जो बताया मैंने उसको देख लीजिए, फिर आपको अच्छे से थेल्स विलोम का प्रमेय, हालांकि ये कुछ भी नहीं है, 2-3 स्टेप में ये हो जाएगा, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय एक बार आप देख लीजिए, थेल्स प्रमेय कैसे प्रूव होता है ये हमने कल बताया। वो भी 5 नंबर का आपका हमेशा एग्जाम में आता है। ऐसा एक भी साल नहीं होगा थेल्स प्रमेय नहीं आया होगा। जब मैंने भी एग्जाम दिया था तो मेरे एग्जाम में भी थेल्स का प्रमेय पूछा गया था, ठीक है। तो इसलिए आप थेल्स का प्रमेय जाके पहले देख लीजिए, तो ताकि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। थेल्स प्रमेय का विलोम आप आसानी से समझ जाएंगे। अब जिसने देख रखा है उसके लिए फायदा ही, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो को। इससे पहले दोस्तों चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत से दोस्तों वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो समझ सकते हैं, इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। चलिए आज का सेशन में स्टार्ट करते हैं। देखिए सेशन का नाम क्या है, प्रमेय 6.2। अब प्रमेय 6.2 प्रमेय 6.1 हमने कवर कर लिया है। अब दूसरा प्रमेय क्या, प्रमेय 6.2 थेल्स प्रमेय का विलोम, जिसको भी 6.1 देखना जाकर प्लेलिस्ट में देख ली, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय का विलोम, देखिए थेल्स प्रमेय का विलोम अब आपके एग्जाम्स में कैसे आएगा। जैसे मैंने बताया कि थेल्स प्रमेय एग्जाम से में कैसा आता है, यदि किसी त्रिभुज की एक अन्य भुजा के समानांतर एक लाइन खींची जाए तो वो किसी अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है, ठीक है। तो वो तो थेल्स प्रमेय था, लेकिन ये थेल्स प्रमेय का विलोम है, थेल्स प्रमेय का उल्टा है। तो ये कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, ये तो भाई थेल्स प्रमेय है कि थेल्स प्रमेय क्या है, थेल्स प्रमेय आपका है। थेल्स प्रमेय से एक त्रिभुज खींच दिए। अब इस त्रिभुज में 3 भुजा है, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, 3 भुजा। अब 3 भुजा इस भुजा के समांतर, मान चलो ये एक लाइन खींच दिए, तो ये लाइन खींच दिए तो ये लाइन इसके समांतर हो गया, समांतर हो गया। तो जैसे ये समांतर हो गया तो इस दोनों भुजा को, ये लाइन जो है इस दोनों भुजा को समानुपात में कर दिया, जैसे कि इतना बराबर इतना हो जाएगा, इतना बराबर इतना हो जाएगा, ठीक है। समानुपाती कर दिया, यानी कि एक समान समानुपाती में कर दिया। तो ये तो थेल्स प्रमेय। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, थेल्स प्रमेय का विलोम। विलोम का मतलब ये होता है विपरीतार्थक या उल्टा, आप जो भी समझे, यानी कि थेल्स प्रमेय का उल्टा जो होता है, उल्टा थ्योरम, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थेल्स प्रमेय का था, लेकिन इसमें ये बस इसी में कुछ उल्टा पलटा दिया है थेल्स साहब ने, उसको हम देखेंगे। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, सबसे पहले त्रिभुज की बात करेंगे, क्योंकि त्रिभुज का चर्चा हो रहा है। तो त्रिभुज एक डायग्राम बना लेते हैं त्रिभुज का। तो चलिए भाई साहब हम एक त्रिभुज बना लिए, एक सुंदर सा हम त्रिभुज बना लेते हैं आप सबके लिए। तो मान के चलिए इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको सी नाम दे देते हैं। कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो ये तो भाई विभाजित करेगा ही, ये सबको पता है, ठीक है। तो ये करेगा ही, ठीक है। तो चलो इसका नाम दे देते हैं डी और इसका नाम देते हैं ई, ठीक है। विभाजित करें तो तो पूरा जैसे डी और ई से हमें रेखा में खींचे तो ए डी और ए ई को बराबर में बांटेगा, फिर डी बी और ई सी को बराबर में ये बांट देगा। तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये थेल्स प्रमेय का विलोम कह रहा है। ऐसा थेल्स प्रमेय में बिल्कुल भी नहीं था। थेल्स प्रमेय क्या था, जो कि भुजा, ये तीसरी भुजा है, ये दोनों भुजा को बराबर भागों में समानुपात कर देगा। लेकिन यहाँ क्या है, थेल्स प्रमेय का विलोम कर रहा है कि जो तीसरी भुजा खींचे हैं, क्या ये इसके समांतर है? समांतर तो है, लेकिन कैसे है ये हमें सिद्ध करने कह रहा है, ठीक है। ये डी समांतर बी सी साफ साफ दिख रहा है, लेकिन कैसे है
यही सिद्ध करने बोल रहा है, यही है थेल्स प्रमेय का विलोम। तो बेसिकली हमें सिद्ध क्या करना है, डी समानांतर BC हमें सिद्ध करना है। अगर आप इसको सिद्ध कर लेते हैं तो आपका थेल्स प्रमेय का विलोम सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कल मैंने थेल्स प्रमेय को सिद्ध किया था वैसे ही बारी बारी से स्टेप हम करेंगे, फिर वो सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे जो दिया गया उसको लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे, दिया गया है त्रिभुज ABC में हमने लिख दिया, और क्या करना है, जो जो दिया गया उसे हम लिख देना। जैसे थेल्स प्रमेय में किए थे ना वैसे सेम इसमें करना है। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ थोड़ा सा उसमें डिफरेंट होगा थेल्स प्रमेय से, क्योंकि उसका थेल्स प्रमेय का विलोम है तो थोड़ा सा तो डिफरेंट होगा, है कि नहीं। तो देखिए DE जो है, जो DE भुजा है ये क्या करता है, D भुजा AB और AC को विभाजित करता है। क्या लिखेंगे, DE लिखेंगे, DE रेखा, DE रेखा भुजा AB एवं AC को इस प्रकार विभाजित करता है कि, इस प्रकार विभाजित करता है कि क्या होगा, AD बटे DB थेल्स प्रमेय के अनुसार AD बटे DB बराबर AE बटा EC, यही है थेल्स प्रमेय। तो त्रिभुज ABC में DE रेखा, DE रेखा ये आपका हो गया AB एवं AC को, यानी कि AB एवं AC को दोनों भुजा हो गया, दोनों भुजा को विभाजित कर रहा है। जैसे DE हमें रेखा खींचे तो ये AB भुजा दिख रहा है और ये AC भुजा दिख रहा है, दोनों को क्या किया, डिवाइड कर दिया, यानी कि विभाजित कर दिया। विभाजित किया तो ये थेल्स प्रमेय बन गया। थेल्स प्रमेय का नियम यही है कि जो बीच वाला अन्य तीसरा भुजा होता है, अन्य तीसरा भुजा को एक रेखा समांतर जो होता है वो विभाजित करके एक ही समानुपात में विभाजित करता है। तो ये थेल्स प्रमेय कहता है, वो थेल्स प्रमेय हम चुपचाप यहाँ लिख दिए। क्या किए, D रेखा भुजा AB एवं AC को D रेखा AD बटे DB बराबर AE बटे AC में विभाजित करता है। ठीक है, इतना लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर हम रचना लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रचना। पूरा प्रक्रिया बस वही होगा, रचना। रचना लिख के ऐसे दे देना है। अब रचना मतलब जो मिलाना मिलाइए। अब देखिए क्या करेंगे, D को C से, जैसे कल मिलाए थे, कल ऐसे मिलाए थे, कल भी हम ऐसे ही मिलाए थे, तो इसको भी मिला दीजिए, इसको नाम रख दीजिए M और इससे लिख दीजिए एक M। ठीक है, ये हमने कर दिया। थोड़ा ये टेढ़ा बन गया तो मैं इसको सीधा कर देता हूँ। ठीक है, सीधा हो जा, हाँ चलो यार रहने दो। अब देखिए फिर रचना में क्या लिखेंगे, D को C से मिलाने पर रचना में क्या लिखेंगे, एक मिनट, हाँ, D को C से मिलाया, कोमा B को E से मिलाया, B को E से मिलाया, B को E से मिलाया, तथा आप क्या डालें, देखो DN एक क्या है, DN लंब है, समझिएगा कि ये DN जो रेखा खींचे हैं, DN जो रेखा खींचे हैं, ये एक तरह से लंब ही तो डाला है, लेकिन लंब किस पर डाला, लंब डाला है A और E पर। जरा गौर कीजिए, DN जो रेखा एक तरह से क्या लंब है, खंबा है, तो AE पर लंब डाला है, तो हम लिखेंगे DN लंब AE। ठीक है, तथा फिर कोमा दीजिए, कोमा, फिर देखिए EM लंब AD, EM लंब AD। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहां तक देख लिया, अब पूरा रचना हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब तो वही लिखेंगे परमाणु। अब चलो परमाणु लिखो, सॉरी ये तो हम लिखे ही नहीं, सिद्ध करना पहले लिख दो। क्या सिद्ध जो करना उसको लिख दो, सिद्ध करना है उसको लिख दो। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि यही सिद्ध करना है, DE समानांतर BC है, ये सिद्ध करना है ना। ये थेल्स प्रमेय का विलोम था, तो थेल्स प्रमेय का विलोम एक बार मैं और पढ़ता हूँ। देखिए एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, ये पूरा लिखा हुआ रहेगा, बस आपको समझ जाना कि वही है थेल्स प्रमेय का विलोम। फिर पूरा जो मैं बता रहा हूँ इसको पूरा छाप देना। ठीक है, तो सीधा में यही करना। अब लिखेंगे परमाणु। पूरा दोस्तों 5 नंबर का ये हमेशा एग्जाम में आता है। ठीक है, तो परमाणु में क्या लिखते हैं, अब परमाणु मतलब कैसे इसको हम पुराएंगे, DE समानांतर BC को हम किस तरह से पुराएंगे उसको अब लिखा जाता है। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल यूज होता है, हमने आपको थेल्स प्रमेय में ही बताया था
कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इस प्रमेय में यूज होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एक एक बच्चे को ही पता होगा, होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई या शीर्षलंब, कोई कुछ भी बोल सकते हैं। तो क्या सबसे पहले क्या लेंगे, ए बी, जैसे थेल्स पर लिया था ए बी भुजा फिर ए सी भुजा। तो सबसे पहले देखिए ए बी भुजा दिख रहा है आपको, ए बी भुजा पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 2 त्रिभुज बन रहे हैं। एक आपका ए डी ई हो गया दिख रहा है, एक आपका डी ई बी हो गया, समझ में आया। ए बी भुजा सबसे पहले क्या लेंगे, ए बी लेंगे। तो ए बी भुजा लेने पर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल सबसे पहले लेते हैं। तो लेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने लंब, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार। अब देखिए आधार क्या होगा, ए डी ई है तो आधार क्या होगा, देखिए ये लंब डला हुआ है तो आधार क्या हो जाएगा, देखिए समझिएगा, ये लंब डला हुआ तो आधार क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, ये आधार ए डी हो जाएगा। और लंब क्या हो जाएगा, लंब क्या डला है, ई एम लंब डला है, ई एम लंब डला तो लंब कितना हो गया आपका, ई एम हो गया। बात आई समझ में। अब देखिए तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण इसको फर्स्ट मान लिया। उसी तरह त्रिभुज ए डी ले लिया, अभी तो पूरा ए बी ले रहे हैं ना, अभी ए बी में 2 त्रिभुज बन रहा है ए डी ई, तो ए डी का काम खलास कर दिया। अब बचा आपका डी ई बी, चलो लेते हैं फिर त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, सूत्र तो वही लगेगा 1/2 गुने आधार गुने लंब, सूत्र सभी के लिए यही होगा, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार। अब देखिए डीईबी में आधार लेना है तो डीईबी का डीईबी, अब जरा ध्यान से देखिएगा, हमने आपको बताया था कि ये जो डीईबी है एक अधिक कोण त्रिभुज दिख रहा है। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा, उसे कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल। तो देखिए जरा, ये देखिए 90 से ज्यादा बन रहा है यानी कि इधर भाग रहा है, तो देखिए 90 से ज्यादा बन रहा है तो ये इधर जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ से जाएगा, ये जो वर्टेक्स दिख रहा है आपको, इस वर्टेक्स से एक किरण इधर जाएगा एक किरण इधर जाएगा, तो इस जो वर्टेक्स यानी कि शीर्ष है, इस शीर्ष से यहाँ आपका किरण इधर जाएगा, तो ये इसका हाइट होगा, ये इसका क्या होगा, हाइट होगा। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, परफेक्ट हाइट नहीं बनता, हाइट जो होता है आधार से कुछ दूरी पर होता है। तो देखिए डीईबी का आधार क्या होगा, आधार तो डीबी ही होगा, आधार डीबी ही होगा, लेकिन ऊंचाई जो हो जाएगा, ऊंचाई उसका यही से हो जाएगा ऊंचाई, क्योंकि वर्टेक्स से इधर भाग गया है। ये नहीं कि जैसे ऊंचाई आपका एम यहाँ आ गया, ये पूरा आधार लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ डीबी ही आधार लेंगे। तो चलो आधार का जरूरत है तो आधार डीबी हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को बात क्लियर है। अब देखिए लंब, लंब तो क्या होगा आपको बताया हमने कि यहाँ से किरण जो गया, वर्टेक्स से किरण निकला, ये वर्टेक्स इधर चला गया यानी कि ईएम, तो ईएम आपका हो गया। इस तरह से ये आपका समीकरण सेकेंड हो गया। अब फिर वही बात करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड आ चुका है, अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को भाग देने पर क्या लगे, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को भाग देने पर। चलिए भाग देते हैं दोस्तों, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को भाग देने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना, एक बार मैं देख लेता हूँ, सबको दिख रहा है ना, कट तो नहीं, एक मिनट थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं। हाँ रुक जा एक मिनट दोस्तों, भी रुकिएगा, थोड़ा इधर आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो मैं ऊपर जरा इसको कर लेता हूँ, हाँ अब दिक्कत नहीं होगा। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, हाँ ठीक है। देखिए जरा, तो भाग देंगे ना, तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को भाग देने पर, तो फर्स्ट कहाँ है, फर्स्ट देखिए आपका ये है, फर्स्ट क्या, त्रिभुज ए डी ई बटे ये क्षेत्रफल है, यहाँ लिख दीजिए क्षेत्रफल, एरिया मतलब ए आर मतलब क्षेत्रफल होता है इंग्लिश में, और कहाँ है डी बी, तो एरिया त्रिभुज डी ई बी। अब देखिए दोनों का बटा भी लिखेंगे तो क्या होगा, 1/2 गुने ए डी गुने ई एम बटे, इसका कितना है 1/2 गुना डी बी गुने ई एम। अब देखिए ई एम कट गया, अब इधर 1/2 कट गया, तो क्या बचा, इधर बचा आपका त्रिभुज ए डी ई बटे त्रिभुज डी बी है ना, यहाँ पे डी बी है, त्रिभुज डी ई बी, त्रिभुज डी ई बी बराबर कितना बचा, ए डी बटे डी बी। ये आपका समीकरण थर्ड होगा, ठीक है। इस तरह से आपका जो ए बी भुजा पर 2 त्रिभुज बन रहा था,
एक त्रिभुज ADE बन रहा था और एक त्रिभुज DEB बन रहा था। दोनों का काम हमने कर लिया। अब देखिए हमने क्या बोला कि दोनों आपको AB जो भुजा है और AC भुजा है, दोनों पर दो दो त्रिभुज बन रहा है, तो दोनों का काम लेना है। तो AB भुजा पर जितने भी त्रिभुज बन रहे थे हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। अब AC भुजा पर भी दो त्रिभुज बनेंगे, एक देखिए ADE और आपका बनेगा BEC। दो त्रिभुज इसमें ही बन रहे हैं, तो इसमें भी सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं आसानी से, ठीक है। तो त्रिभुज भी बना दे। ये त्रिभुज आपका बन गया जो हमने मिटाया था क्योंकि जगह नहीं था। अब देखिए ये तो AB का पूरा हो गया, AB का हमने दोनों त्रिभुज निकाल लिया। अब AC का दोनों त्रिभुज निकालेंगे। तो आप लिख सकते हैं, तो चलिए लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है। इसे हम लिखेंगे थोड़ा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो क्या सूत्र होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार कितना होगा, देखिए आधार ADE के लिए आधार आपके बार AB नहीं लेंगे, AD नहीं लेंगे, क्योंकि AC भुजा ले रहे हैं, AC भुजा हम ले रहे हैं, तो AC भुजा ले रहे हैं तो आधार क्या लेंगे, AE। एक मिनट, ये आपको दिख रहा है ना क्षेत्र के, मैं एक बार चेक कर दो, बार बार चेक करना पड़ता है क्योंकि ट्राइपॉड हिल जाता है, ठीक है भाई। तो AE, तो आधार क्या लेंगे, अब एक बार AE लेंगे, तो आधार क्या लेंगे हम, AE। अगर ऊंचाई, अब ऊंचाई क्या लेंगे, जब AE आधार हो गया तो यानी कि DN इस पर लंब होगा, है भाई, DN इस पर लंब होगा तब AE आधार होगा, तो हाइट कितना हो गया, DN हो गया। इस तरह से समीकरण कितना हो गया आपका, समीकरण ये 3 था, दिया समीकरण 4 हो गया। अब उसी तरह क्या लेंगे, दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज BEC लेंगे, त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल। सूत्र क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल 1/2 गुने, अब देखिए BEC ले रहे हैं तो BEC आधार क्या होगा, आधार EC होगा, तो आधार EC गुने ऊंचाई। ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका, देखिए अब फिर आपका ये अधिक कोण त्रिभुज बन रहा था, ऊंचाई जो होगा इसका, इसके इस भटक से जाइए तो ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा, DN। ऊंचाई क्या हो जाएगा, DN हो जाएगा। देखिए ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा, DN हो जाएगा, ऊंचाई DN होगा। जब ये आधार हो गया, जब ये EC आधार हो गया, तो आधार से आगे कौन होता है, अधिक कोण में आधार से ऊंचाई जो होता है अधिक कोण में आधार से आगे होता है, तो उस तरह से आधार से आगे क्या होगा, DN होगा, तो DN इसका हाइट हो गया। ये समीकरण 5 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 और 5 को भाग देने पर, जैसे हमने समीकरण 1 और 2 में किया था, तो लिखेंगे समीकरण, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 4 एवं 5 को भाग देने पर, तो 4 कितना आपका, 4 है त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज BEC। अब बराबर ये कितना है, 1/2 गुने AE गुने DN। अब बटे ये कितना है, 1/2 गुने EC गुने DN। अब देखिए DN खत्म, 1/2 खत्म, इधर क्या बच गया, त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज BEC बराबर क्या बच गया, AE बटे EC। अब इसको समीकरण 6 मान लीजिए। अब देखिए अब आपका सवाल बन चुका। अब जरा दिमाग लगाइए कि AE बटे EC का वैल्यू कहीं पर दिया हुआ है, तो AE बटे EC का वैल्यू देखिए AD बटे DB दिया हुआ है। देखिए बराबर का मतलब क्या होता है, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। आप कैसे भी लिखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AE बटे EC बराबर AD बटे DB। आखिर ये दोनों बराबर में ही था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये मैं आपको एग्जाम्पल से बना रहा था। तो AE बटे EC बराबर है AD बटे DB के, तो AE बटे EC के बदले में इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है। तो चलिए लिखिए त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज BEC बराबर AE क्या लिखेंगे, AD बटे DB के, AD बटे DB के, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AE बटे EC थेल्स प्रमेय का मान, AE बटे EC का मान AD बटे, ऐसे लिख सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि अगर लगाना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए AD बटे DB का मान देखिए यहाँ कितना दिया हुआ, त्रिभुज ADE बटे DEB। अब AD बटे DB का मान दिया हुआ त्रिभुज ADE बटे DB। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण ये कितना, थर्ड से, समीकरण थर्ड से ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण थर्ड से। तो AD बटे DB का मान कितना आपका, त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज DEB, तो इसको लिख सकते हैं। तो त्रिभुज ADE इसको तो वैसे लिखेंगे, अब बटे त्रिभुज BEC बराबर AD बटे DB का मान क्या है, त्रिभुज ADE ये बैठा रहे हैं मान इतना,
AD बटे DB का मान ये बैठा रहा है, तो नीचे क्या है, त्रिभुज DEB यही है। हाँ, अब देखिए त्रिभुज ADE और त्रिभुज ADE कट गया, अब क्या बचा, त्रिभुज BEC बराबर त्रिभुज DEB। हमें सिद्ध क्या करना, हमें सिद्ध करना है DE समानांतर BC, यही सिद्ध करना, आपका सिद्ध हो गया। अब बोले सर ये कैसे हो गया, त्रिभुज BEC बराबर त्रिभुज DEB हो गया, आखिर ये कैसे सिद्ध हो गया, हमें तो ये चाहिए। अब जरा दिमाग लगाए मेरे प्यारे साथियों कि आपने क्लास 9 से पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको बताता हूँ कि जब दो समांतर लाइन हो, मान चलो एक समांतर लाइन ये, एक समांतर लाइन ये, ठीक है, एक बिंदु हो, चाहे एक बिंदु से बने, एक बिंदु से मान चलो आपका एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है और एक त्रिभुज आपका यहाँ बन रहा है, मान के चलो इसी बिंदु से आपका दूसरा त्रिभुज ऐसे बन रहा है, मान के चलो फिर इसी बिंदु से आपका ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तो एक ही समांतर रेखा है ना, देखिए यही समांतर रेखा, एक ही समांतर रेखा के अंदर जितना भी त्रिभुज बन रहा है, एक ही समांतर रेखा सभी त्रिभुज बन रहा है, तो एक ही समांतर रेखा के जितने भी, एक ही समांतर रेखा के अंदर जितने भी त्रिभुज बनेंगे एक ही आधार पर, तो सभी का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। ये क्या है, त्रिभुज ABC, यहाँ पर क्या, ये सब क्षेत्रफल है। हमने क्षेत्रफल यहाँ नहीं लिखा है तो क्षेत्रफल लिख सकते हैं आप, ठीक है, ये क्षेत्रफल है, ठीक है, ये क्षेत्रफल है। तो त्रिभुज BEC बराबर त्रिभुज DEB, यानी कि त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज BEC कहाँ, त्रिभुज BEC, त्रिभुज BEC है, उसी तरह त्रिभुज DEB, त्रिभुज DEB। अब मुझे जरा ध्यान लगाइए कि ये एक रेखा है और ये भी एक रेखा है, आखिर ये रेखा समांतर है ना, देखिए समझिएगा, ये रेखा ये समांतर है, तो इस समांतर रेखा के अंदर ही दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है, देखिए त्रिभुज BEC और त्रिभुज DEB, तो यानी कि इसी दोनों समांतर रेखा के अंदर दोनों त्रिभुज बन रहा है, तो कहेंगे कि एक ही समांतर रेखा के अंदर एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या करेंगे, त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल DEB का क्षेत्रफल बराबर है, इसका मतलब क्या है कि जो BE समानांतर है D समानांतर BC, इसलिए DE समानांतर BC, ये आपका प्रूव हो गया। इस तरह से थेल्स का प्रमेय दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया। थेल्स का प्रमेय कहा गया था और नहीं लिखे थे ना, तो लिख दीजिएगा थेल्स का प्रमेय आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अगले लेक्चर में दोस्तों हम दूसरा प्रमेय 3 करेंगे, ठीक है, पूरा प्रमेय दोस्तों करेंगे, तभी हम प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अगले प्रमेय 6.3 में।